स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग विविध प्रश्नावली जो शेष रह गई थी सेट्स टॉपिक में उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप सब लोग ईश्वर की कृपा से ठीक ही होंगे सब लोग, और ईश्वर से इच्छा अपेक्षा है कि आप सब लोग ठीक रहें और स्वस्थ रहें। तो आइए प्रारंभ करते हैं एक्सरसाइज विविध क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दिया है निम्नलिखित समुच्चयों में कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। जिसमें सेट दिया है A इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू R तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं x हैं। दूसरा सेट दिया है B इज इक्वल टू 2, 4, 6, इसमें एलिमेंट्स हैं। C दिया है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, ये अपरिमित समुच्चय बन जाता है, लेकिन ये सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और सेट D दिया है जिसमें ओनली 6 एक ही एलिमेंट है जो अंक 6 लिखा है। तो हमें ये क्वेश्चन लिखकर और हम लोगों को इसका आंसर निकालना है कि कौन किसका उपसमुच्चय है। तो आइए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम सेट ए को रोस्टर विधि में लिख लेंगे, क्योंकि बी, सी और डी रोस्टर विधि में हैं। तो इनके लिए सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी है सेट ए में उसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर से x के मान निकाल लेंगे। जो x के मान आएंगे उनको सेट ए में लिख लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्यूशन में x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो इसको गुणनखंड करके हल कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं गुणनखंड करने पर, तो गुणनखंड जैसा कि पूर्व पिछले क्लासों में हम कर चुके हैं, बीच वाली संख्या दो गुणनखंडों का योग होनी चाहिए और बाद वाली संख्या उनका गुणनफल होनी चाहिए, क्योंकि गुणनफल माइनस माइनस प्लस होता है या प्लस 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 होता है, लेकिन बीच वाली संख्या में माइनस है तो दोनों गुणनखंड माइनस के रहेंगे, तभी जोड़ने पर माइनस योगफल आएगा। तो 6 दूनी 12 और 6 और 2 8 हो जाते हैं। इस टाइप से हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं और इसमें x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। अब इस प्रकार x माइनस 2 और x माइनस 6 इसके फैक्टर हो गए। अब एक बार x माइनस 2 लेते हैं और बराबर 0, तो x बराबर 2 और x बराबर 6 आ जाते हैं। तो अब इसे सेट ए में 2 और 6 लिख लिया और बी सेट आपको दिया था जो कि ऊपर लिखा है 2, 4, 6 और सी लिखा है और डी भी लिखा है। इस प्रकार हमने इन सभी सेट्स को लिख लिया। अब इसके आगे अब इनमें आपको बताना है कि कौन किसका सेट है। तो पहले हम इसमें एक मिस्टेक हो गई है हम लोगों से कि कौन किसका सेट नहीं कौन किसका सबसेट है, ये आपको बताना है। तो सबसेट की अर्थात इसमें प्रॉपर सबसेट है, उचित उपसमुच्चय हैं। तो इसमें उचित उपसमुच्चय की हम लोगों को परिभाषा पहले याद होनी चाहिए, जो कि लास्ट वीडियोज में हमने आपको पढ़ाई थी। क्या थी ये फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में उपस्थित हो तो सेट ए को
सेट बी का उपसमुच्चय कहते हैं। और ऐसी कंडीशन हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है, तो ये बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। लेकिन है ये भी उपसमुच्चय के नाम से ही जानते हैं। उचित उपसमुच्चय उपसमुच्चय है, उसके बाद उचित उपसमुच्चय है। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव और बी का प्रत्येक अवयव सी में उपस्थित है। तो इस पहले पॉइंट में हम इसमें लिखेंगे कि एक और बी का प्रत्येक अवयव सी में है, तो ए सी का उचित उपसमुच्चय है, इसे हम उपसमुच्चय भी कह सकते हैं। और बी का प्रत्येक अवयव सी में है, तो बी भी सी का उचित उपसमुच्चय है। और सेकंड स्टेप में अब हम देखते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में भी है, तो ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है, इसलिए ए बी का उचित उपसमुच्चय है। तो क्या हुआ, ए सी का उपसमुच्चय हुआ, बी सी का उपसमुच्चय हुआ और ए बी का उपसमुच्चय हो गया। अब हम डी को देखते हैं। डी में 6 का अंक है, जो कि डी का एलिमेंट है। 6 बी में भी है और 6 ए में भी है और 6 सी में भी है। इस प्रकार डी का प्रत्येक अवयव ए का, बी का और सी का भी अवयव है, या कि इसका प्रत्येक अवयव ए बी और सी में भी है, इस प्रकार भी लिखते हैं। तो डी ए का उचित उपसमुच्चय है, डी बी का भी उचित उपसमुच्चय है, डी सी का भी उचित उपसमुच्चय है। इस प्रकार हमने देखा कि हमें परिभाषाएं आनी चाहिए, सेट के टाइप्स आने चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को, विविध एक्सरसाइज को हल कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के सेट्स की परिभाषा और सूत्र का प्रयोग होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए। यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। तो पहला पॉइंट है, क्या आपको सिद्ध करना है कि यदि x बिलोंग्स टू ए तथा a बिलोंग्स टू b, यहाँ देखिए यहाँ अवयव ए को बिलोंग कर रहा, यहाँ सेट ए बी को बिलोंग कर रहा, मतलब सेट ए का जो भी अवयव है उसका सेट बी में अवयव होगा। तो x बिलोंग्स टू बी, ये कहने का मतलब ये है कि ए का अवयव और सेट ए बी का अवयव है, तो क्या जो ए का अवयव है वो बी का भी अवयव है, ये आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। सेकंड, यदि ए उचित उपसमुच्चय बी, अर्थात ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है और सेट बी, अब यहाँ अवयव नहीं, सेट पूरा बी ही सी का अवयव है, तो ए सेट ए सी का अवयव होगा। ये आपको बताना है सत्य या असत्य। इसी प्रकार थर्ड है, यदि ए उचित उपसमुच्चय बी तथा बी उचित उपसमुच्चय सी, तो ए उचित उपसमुच्चय सी है। इसका कहने का मतलब ये है, ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है और बी का प्रत्येक अवयव सी का अवयव है, तो ए का प्रत्येक अवयव सी का अवयव होगा। ये सत्य या असत्य है, ये आपको सिद्ध करने हैं अभी। फोर्थ पार्ट है, यदि ए प्रॉपर सबसेट बी का नहीं है, अर्थात ए उचित उपसमुच्चय बी का नहीं है तथा बी उचित उपसमुच्चय सी का नहीं है, तो ए भी उचित उपसमुच्चय सी का नहीं होगा, ये कह रहा है कथन। अब फिफ्थ है, यदि x बिलोंग्स टू ए तथा ए उचित उपसमुच्चय बी का नहीं है, तो x नॉट बिलोंग्स टू बी, ये भी बताना है। सिक्स्थ है, यदि ए उचित उपसमुच्चय बी तथा x नॉट
डज नॉट बिलोंग टू बी, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। ये सभी कथन सत्य हैं या असत्य हैं, इनको हम लोगों को बताना होगा। तो पहला खंड देखते हैं। पहले खंड में सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले हम क्वेश्चन के अनुसार लिखते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार इसमें लिखा है कि पहला x बिलोंग्स टू ए, तो सेट ए को हमने मान लिया, इसमें 3 एलिमेंट्स लिख लिया। और आगे लिखा है ए बिलोंग्स टू बी, मतलब सेट ए जो ये सेट है यही बी का अवयव होगा, तभी ये कंडीशन पूर्ण होगी। तो इसको हमने बी का अवयव बना लिया और एक और इसमें एलिमेंट्स एक्स्ट्रा लिख दिया। अब इम्प्लाइज दैट इसमें लिखा है क्या, 3 ए का अवयव है इसका अवयव, तथा ए बिलोंग्स टू बी इसके अनुसार जे दिया है, किंतु 3 नॉट बिलोंग्स टू बी, 3 बी का अवयव नहीं है। कहाँ है 3 बी का, 3 ये पूरा सेट है अवयव बी का, लेकिन 3 इसका अवयव नहीं है। ये सेट पूरा ये इसका अवयव है, 3 संख्या इसका अवयव नहीं है। इस तरह से ये हमारी कंडीशन पूरी नहीं होती है। अतः यदि x बिलोंग्स टू ए तथा ए बिलोंग्स टू बी, तब आवश्यक नहीं है कि x बिलोंग्स टू बी हो। अतः ये असत्य है, क्योंकि 3 ए का अवयव था लेकिन 3 बी का अवयव नहीं सिद्ध हो पाया। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि जो x का अवयव हो और इस कंडीशन में x बी का भी अवयव हो, ये आवश्यक नहीं है, इसलिए ये असत्य है। अब सेकंड पार्ट्स को देखते हैं। सेकंड पार्ट्स में क्या लिखा है। सेकंड पार्ट्स में हमने आपको बताया, यदि ये प्रॉपर सबसेट बी तथा बी बिलोंग्स टू सी, तो ए बिलोंग्स टू सी क्या सत्य है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है इस कंडीशन के अनुसार। तो इसमें माना सेट ए बराबर 3 इसमें अवयव लिखा और सेट बी में 3 अवश्य होगा, क्योंकि ये इसका बी का उचित उपसमुच्चय है, तो 3 भी अवयव होगा, 3 और 4, क्योंकि ए उचित उपसमुच्चय बी, तो ये उचित उपसमुच्चय बी है। और आगे लिखा है बी बिलोंग्स टू, ये लिखा है बी बिलोंग्स टू सी, तो बी बिलोंग्स टू सी के अनुसार बी का प्रत्येक अवयव सी का अवयव होना चाहिए। तो बी का अवयव हमने लिख लिया, बी जे लिखा है, तो ये सेट अवयव है सी का, तो सेट को पूरा बी सेट को लिख दिया हमने इसके अंदर, जो कि इसका अवयव बना दिया और 5 लिख दिया। किंतु ए बिलोंग्स टू सी नहीं आया, ये जे पूरा सेट 3 मझली ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ इसके अंदर नहीं है, क्योंकि ये पूरा सेट 3 और 4 का सेट है, 3 ओनली 3 का सेट इसमें नहीं है। तो ये डज नॉट हो गया बिलोंग्स टू सी। अतः यदि ए उचित उपसमुच्चय बी तथा बी बिलोंग्स टू सी, तब आवश्यक नहीं है कि ए बिलोंग्स टू सी हो, अतः ये असत्य है। तो इस प्रकार ये असत्य हो गया कथन। अब हम नेक्स्ट कथन थर्ड को सिद्ध करेंगे। तो आइए, थर्ड कथन है, यदि ये बी का उचित उपसमुच्चय है, अर्थात ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, इसका जे अर्थ हुआ। इसी प्रकार बी उचित उपसमुच्चय सी, इसी प्रकार जे है कि बी का प्रत्येक अवयव सी का अवयव है और सी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो बी में नहीं है, तो ए उचित उपसमुच्चय सी होगा। अर्थात ये सिद्ध करना होगा
कि ए का प्रत्येक अवयव सी का अवयव है और सी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है। इस कथन को हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को लेते हैं। तो ए बराबर मान लिया 1 एलिमेंट्स, बी बराबर 1 2, क्योंकि 2 इसके अनुसार ए का प्रत्येक अवयव बी का है और बी में एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है। इसी प्रकार इसको मान लेते हैं सी को। तो ये ए उचित उपसमुच्चय बी अर्थात 1 ये सेट इसका उचित उपसमुच्चय है। इसी प्रकार बी जो है ए उचित उपसमुच्चय बी था अर्थात ये इसका है, और बी उचित उपसमुच्चय सी अर्थात ये इसका उचित उपसमुच्चय है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव मतलब सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट सी में उपस्थित है। तो इस प्रकार ए का प्रत्येक अवयव सी में है, इसलिए ये उचित उपसमुच्चय सी है, अतः कथन सत्य है। तो थर्ड सत्य हुआ। अब फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा है कि यदि ए बी का उचित उपसमुच्चय नहीं है, बी सी का उचित उपसमुच्चय नहीं है, ए सी का उचित उपसमुच्चय नहीं है अर्थात ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है और बी का प्रत्येक अवयव सी में नहीं है, तो ए का भी प्रत्येक अवयव सी में नहीं होगा। ये कथन आपको प्रदर्शित करता है। तो आइए हम हल करते हैं। इस कंडीशन के अनुसार हम ले लेते हैं सेट ए इज इक्वल टू 1 2, तो एक और दो अवयव इसमें ले लिए। अब ए इसका अवयव नहीं है, उचित उपसमुच्चय नहीं है, तो ये प्रत्येक अवयव बी में नहीं होगा। बी को इस प्रकार लिखेंगे कि इसका प्रत्येक अवयव इसका अवयव नहीं होगा। तो हमने 2 ले लिया, एक तो ले लिया, लेकिन अगला वाला अवयव 3 जो इसमें नहीं है वो हमने ले लिया, अर्थात इसका प्रत्येक अवयव इसका अवयव नहीं है, तो ये उचित उपसमुच्चय भी नहीं है, इसके अकॉर्डिंग लिख लिया। अब इसका प्रत्येक अवयव इसमें नहीं लिखेंगे तो बी उचित उपसमुच्चय सी नहीं है, ये हमने लिख लिया। तो ए इसके अनुसार ये लिखे, इसके अनुसार ये लिखे गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये इसका उचित उपसमुच्चय नहीं है और बी इसका उचित उपसमुच्चय नहीं है, किंतु ए का प्रत्येक अवयव सी का अवयव है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं किंतु ए उचित उपसमुच्चय सी, अतः यदि ए उचित उपसमुच्चय बी नहीं है और बी उचित उपसमुच्चय सी नहीं है, तब आवश्यक नहीं है कि ए उचित उपसमुच्चय सी हो। अतः ये कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पर ये इसका उचित उपसमुच्चय है और ये कह रहे नहीं है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं हो सकता, इसलिए ये असत्य है। क्योंकि यहाँ पर आया ए सी का उचित उपसमुच्चय और ये कह रहे उचित उपसमुच्चय नहीं है, तो ये कथन असत्य हो गया। अब फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट को सॉल्यूशन हल करते हैं। फिफ्थ पार्ट लिखा है यदि x बिलोंग्स टू ए तथा ए उचित उपसमुच्चय बी का नहीं है, इसका कहने का अर्थ ये है कि ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव नहीं है, इसका अर्थ ये है। तो x बिलोंग्स टू बी तो कह रहा है कि x बी का अवयव है। ये कथन अभी हम सिद्ध करेंगे। तो सॉल्यूशन है, हमने x बिलोंग्स टू ए वाले सेट में ए को मान लिया कि ए इज इक्वल टू 1 2, ए अवयव मान लिया, और बी वाले को 2 3 4 क्यों माना? क्योंकि ये कंडीशन ऊपर दी हुई है कि ए उचित उपसमुच्चय बी का नहीं है, अर्थात ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव नहीं होगा। इसी तरह से हमने इसे माना 1 2, इसका एक संख्या इसमें नहीं है, इसलिए इसका प्रत्येक अवयव इसका अवयव नहीं है। तो आगे 1 बिलोंग्स टू इसका एक अवयव सेट ए में है तथा ए इसका नहीं है, किंतु 1 बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू बी
तो एक बी में नहीं है और ये कह रहे इसका अवयव है और यहाँ है एक इसमें अवयव नहीं है, तो दोनों में भ्रांति है। अतः यदि x बिलोंग्स टू a तथा a डज नॉट प्रॉपर सबसेट b, तब आवश्यक नहीं है x बिलोंग्स टू b, और यदि ये इसका अवयव नहीं है और ये इसका अवयव नहीं है, अतः कथन असत्य है। मतलब ये आवश्यक नहीं है कि ये ऐसी कंडीशन हो, ये कंडीशन हो तो ये इसका अवयव हो, ये इसका अवयव नहीं हो सकता, क्योंकि ये यहाँ हमने सिद्ध कर दिया है, तो ये इसका अवयव नहीं है। तो अब आगे देखते हैं, ये इसका अवयव नहीं आया, अतः कथन असत्य है। अब नेक्स्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट्स में देखते हैं हम कि यदि ए उचित उपसमुच्चय बी अर्थात ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तथा तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो आइए ए उचित उपसमुच्चय बी, तब x ए का अवयव है और जब इस ये बी का ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है तो जो x बिलोंग्स टू ए होगा तो x बिलोंग्स टू बी भी होगा इसके अनुसार। और यदि x डज नॉट बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। ये कथन सत्य है कि ये ऐसा है तो ये इसका अवयव होगा और ये नहीं है तो इसका अवयव नहीं होगा, ये कथन सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि मान लीजिए ए, बी और सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, तो दर्शाइए कि b बराबर c, अर्थात हमें ये सिद्ध करना है। दो कंडीशन दी हुई है, एक ये दी हुई है और एक ये दी हुई है, इन दोनों से ये सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन को हल करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमने लिख लिया है कि समुच्चय a और b तथा c ऐसे समुच्चय हैं जो कि प्रश्न में दिए हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, और सेकंड वाला ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, इसे हमने सेकंड मान लिया। अब समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण ए में दोनों ओर बी से इंटरसेक्शन करने पर तो हमने इसमें बी से इंटरसेक्शन इसमें और इधर दोनों ओर कर देंगे। तो आइए बी में इंटरसेक्शन हमने कर दिया है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बराबर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, इसमें दोनों ओर बी से इंटरसेक्शन कर दिया। तो अब इसमें ए और ये ए यूनियन बी देखते हैं हम, तो इसमें बी के भी अवयव हैं और इससे बी का इंटरसेक्शन करते हैं तो बी ही आता है। और इधर वितरण नियम का प्रयोग कर देते हैं हम। ए बी है तो ए से इंटरसेक्शन करेंगे बी का, ए इंटरसेक्शन बी का करते हैं। तो हमने इसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, अर्थात ये बीच वाला इन दोनों के बीच में आएगा, ये संक्रिया इसके साथ होगी और इसके साथ होगी, इसे वितरण नियम कहते हैं। तो ये बी बराबर, अब ए इंटरसेक्शन बी है, यूनियन है, और इसको हम क्रम से लिख देते हैं। बी को पहले, ये दोनों बराबर होते हैं, चाहे तो बी इंटरसेक्शन सी लिखें चाहे सी इंटरसेक्शन बी लिखें, तो इसके स्थान पर हम ये लिख देते हैं। और ये इक्वेशन है
आपकी थर्ड मान ली हमने। अब पुनः इसमें इक्वेशन फर्स्ट में हमने लिख ली और इसमें सी से इंटरसेक्शन कर देते हैं दोनों ओर। तो सी से इंटरसेक्शन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी, पुनः वितरण नियम लगा देंगे, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और ये ए यूनियन सी में और सी के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो इसके सी के अवयव हैं और सी में है तो जो कॉमन होंगे वो सी के ही अवयव कॉमन होंगे। तो इस तरह से ये जो है ये आपकी यहाँ सी आ जाएगा इसके जगह पर, क्योंकि ए यूनियन सी में सी के अवयव भी हैं और ए के भी हैं। यहाँ सी के साथ इसे कॉमन लेंगे तो सी ही आएगा। अब समीकरण 2 से ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी है, क्योंकि इक्वेशन थर्ड में हमारे पास जो आया है वो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी है। तो इसमें आया है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो चाहे तो हम यहाँ पर ये मान रख लें, यहाँ पर ये, क्योंकि इक्वेशन सेकंड में लिखा है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। तो इससे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी की जगह मान रख देंगे, ए इंटरसेक्शन सी की जगह रख देंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये इक्वेशन 4 हो गई है। और इसको इक्वेशन 4 और थर्ड को देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अर्थात इनके ये पद बराबर हैं तो ये पद भी बराबर होंगे। तो समीकरण थर्ड एंड फोर्थ से बी इज इक्वल टू सी आ जाता है। पुनः देख लेते हैं हम, यहाँ पर ये पद देखते हैं, बी बराबर ये आया है और सी बराबर ये आया है। तो यहाँ पर बी बराबर सी हो जाता है क्योंकि ये साइडें बराबर हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन 4 दिया है, दो समुच्चयों ए और बी के लिए दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। फर्स्ट है ए उपसमुच्चय बी, सेकंड है ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, थर्ड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी और फोर्थ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो इनको जे तुल्य हैं किसके, ये आपको दिखाना है। तो सॉल्यूशन है इसका पहले के लिए माना कि ए उचित उपसमुच्चय बी, इसका अर्थ ये तभी सत्य है तब ये दिया है इतना, तब ये सत्य होगा। इम्प्लाइज दैट समुच्चय एक के सभी अवयव या प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हों या हैं, ऐसे लिख देते हैं, हैं, तब ये सत्य होगा। अब सेकंड है इसमें कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5। तो सेकंड वाले में a माइनस बी इज इक्वल टू 5, इसको कैसे देखते हैं। ये तब a माइनस बी इज इक्वल टू 5 implies that
समुच्चय ए के सभी अवयवों का संग्रह जो B में नहीं है बराबर फाई implies that समुच्चय ए में ऐसा बच्चों पुनः सेकेंड पार्ट को माना कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5 ये दिया है, तब a माइनस बी इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज दैट समुच्चय a के सभी अवयवों का संग्रह जो b में नहीं है, तो ये बराबर है 5 इम्प्लाइज दैट समुच्चय a में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो B में ना हो। तो अर्थात A में सभी अवयव हैं जो B में ना हो ऐसा है, अर्थात A के सभी अवयव B में हैं, अर्थात समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में हैं। तो क्या होगा? इम्प्लाइज दैट A उप समुच्चय B, अर्थात इसलिए A माइनस बी इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज दैट A उचित उप समुच्चय B, ये हो जाती है कंडीशन। अब थर्ड में दिया है कि माना कि A यूनियन B इज इक्वल टू 5, ये दिया है थर्ड स्टेप, और इसे हमें A उचित उप समुच्चय B सिद्ध करना है कि चारों पार्ट इक्वल तुल्य हैं। तो हम लिख सकते हैं A यूनियन B में एक या प्रत्येक अवयव मौजूद होगा तो A यूनियन B का उचित उप समुच्चय होगा, और यहाँ पर A यूनियन B बराबर दिया है B, तो इसकी जगह पर A यूनियन B के स्थान पर हम B लिख देंगे, तो A उचित उप समुच्चय B हो जाएगा। इस प्रकार पुनः देख लेते हैं, A यूनियन B इक्वल टू B दिया है, तो A यूनियन B का A उचित उप समुच्चय होगा, क्योंकि A यूनियन B में A और B दोनों के अवयव हो सकते हैं, या A के या B के, अर्थात ये संघ है A और B का, तो A का प्रत्येक अवयव A यूनियन B में होगा। इस प्रकार A यूनियन B का उचित उप समुच्चय होगा। तो हम A यूनियन B बराबर दिया है आपको B, तो इसमें A यूनियन B की जगह B लिख देते हैं और A J आ जाता है। इस प्रकार A उचित उप समुच्चय B सिद्ध हो जाता है। और चौथा पार्ट दिया है A इंटरसेक्शन B, ये दिया है, तो A इंटरसेक्शन B समझ लीजिए, A इंटरसेक्शन B में A और B के कॉमन अवयव होंगे, तो वे अवयव होंगे जो B में होंगे, तो B का उचित उप समुच्चय होगा, अर्थात A इंटरसेक्शन B उचित उप समुच्चय B। समझ लीजिए, A इंटरसेक्शन B में A और B के कॉमन अवयव होंगे, तो ये B का उचित उप समुच्चय बन जाएगा। और A इंटरसेक्शन B बराबर दिया है A, तो A इंटरसेक्शन B के स्थान पर हम यहाँ पर A लिख देते हैं, इसकी जगह पर क्या लिख दिया हमने? A लिख दिया, और A उप समुच्चय B इस प्रकार बन जाता है। तो इस प्रकार हमारे चारों पार्ट्स का मान A उप समुच्चय B आ जाता है। इस प्रकार ये चारों
पॉइंट्स अर्थात चारों पार्ट्स एक बराबर तुल्य हो गए, समान हो गए। समान तो नहीं, अर्थात इन्हें हम तुल्य कहेंगे क्योंकि इनके अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इसलिए चारों पार्ट तुल्य हो गए। तब तक के लिए ध्यान रखिए बच्चों, इससे आगे का पार्ट्स अर्थात सिलेबस अर्थात क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए ध्यान रहिए, सेफ रहिए और खुश रहिए और घर पर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बधाई।